नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साकेत। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। और हम ये बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के स्मारक का पुनरुद्धार कराया। तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का पुनरुद्धार किया, जो कि एक बड़ी दुर्गति की स्थिति में ये स्मारक पड़ा था। इस स्मारक का पुनरुद्धार किया। राहुल गांधी ने फौरन उस पुनरुद्धार की गतिविधि का, इस कार्य को साधुवाद देने के स्थान पर उन्होंने इस पर बड़ी कठोर प्रतिक्रिया दी। जहाँ तक पुनरुद्धार किस प्रकार से होना चाहिए था, वो स्मारक कैसा बनना चाहिए था, तो मैं कोई कलाकार या शिल्पकार नहीं हूँ कि इस बारे में बोलूँ। इस सारे प्रक्रिया में हुआ ये कि जो मूल प्रश्न था या जो मूल संदर्भ था वो कहीं पीछे रह गया, और जो कहानी बनी उसमें जो हर तरफ जो कहते हैं लोडेड नैरेटिव जो चला, वो इस पर चला कि किस प्रकार जो दक्षिणपंथी संस्थाएं हैं या हिंदूवादी संस्थाएं हैं, उनका कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान रहा नहीं और उनका कोई लेना देना नहीं रहा, और इस प्रकार से वो एक प्रकार से अपना दखल बनाने का प्रयास कर रहे हैं उस आंदोलन में जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं था, जिससे वो पूरी तरह दूर थे। और ये नैरेटिव इतने वर्षों से चल रहा है। हुआ ये कि इस नैरेटिव को बनाने के चक्कर में पूरी कहानियां बनी, और हर प्रकार मैंने जितनी भी बहसें देखी उसमें कहीं ना कहीं से आरएसएस आ जाता है, कहीं ना कहीं से उसमें संघ आ जाता है, कहीं ना कहीं से हिंदू महासभा आ जाता है, और कुल मिला के उसका लबोलुबाब ये होता है कि इस पूरे आंदोलन में हिंदूवादी संगठनों का कोई लेना देना था नहीं। इस तरह एक प्रकार एक साथ और एक झटके में आप रामप्रसाद बिस्मिल जो आर्य समाजी थे उनको एक हाशिए पे कर देते हैं, आप स्वामी अरविंदो को बाहर कर देते हैं, आप लाला लाजपत राय को बाहर कर देते हैं, आप तिलक को बाहर कर देते हैं, आप मदन मोहन मालवीय को इस पूरे आंदोलन से बाहर कर देते हैं। परंतु इस पर कोई विचार नहीं करता, क्योंकि जिस प्रकार का अस वर्सेस देम, हम या वो का जो नैरेटिव बनाया गया उसमें जो हमारे नायक हैं उन्हें भी 2 वर्गों में बांट दिया गया। मेरा ये मानना है कि हमें इस छद्म बुद्धिजीवी प्रपंच में पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक डिस्कोर्स में या मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है, उस प्रयास को पराजित करेंगे यदि हम इस प्रकार के नैरेटिव बिल्डिंग के चक्कर में पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास ये है कि हम जलियांवाला बाग के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। तो ये जो आंदोलन है, कहते हैं इसके बीच यदि माना जाए तो जो 1857 की क्रांति थी वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद जो गदर का आंदोलन हुआ, और जिसकी जो मुख्य भूमि थी, जिस संघर्ष भूमि थी, वो पंजाब में थी, वहाँ तक पहुँचा। और उसके बाद एक और बड़ी घटना हुई, जो लोकमान्य तिलक ने 18 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। मिसेस एनी बेसेंट जो है वो अलग से वो 1916 सितंबर से एक होम रूल को लेकर एक अपना आंदोलन लेकर चल पड़ी थी, और जिसका उद्देश्य ये था कि भारत के जो लोग हैं उनको सेल्फ रूल का अधिकार मिलना चाहिए। और यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस वक्त तक कांग्रेस का जो स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था, और वो सिर्फ एक स्वायत्तता की मांग कर रही थी। और एक और चीज़ हुई, ये जो विश्व युद्ध हुआ इस समय कुछ हद तक अंग्रेज़ों को भी लगा कि उन्हें भारत की समर्थन की और सहायता की आवश्यकता है। तो जो भारतीय राज्य के जो सचिव हुआ करते थे ब्रिटिश संसद में, मिस्टर मॉन्टेग्यू, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया 20 अगस्त 1917 को, जिसमें कुछ धुंधली सी जो धुंधले से वादे किए गए, धुंधले सी प्रतिज्ञाएं की गई कि भारत को किस प्रकार धीरे धीरे कुछ रिफॉर्म्स दिए जाएंगे और किस प्रकार कुछ अधिकार दिए जाएंगे उपनिवेशी व्यवस्था के अंदर, जिससे कि भारत के लोगों का भी कुछ दखल हो जो भारतीय प्रशासन में। इसके कारण थोड़ा सा जो होम रूल लीग का जो आंदोलन था वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। 18 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट लाया, जिसमें 2 बिल थे, और जिस बिल से ज़्यादा दिक्कत थी वो था क्रिमिनल लॉ
इमरजेंसी पावर्स बिल, जो आपातकाल के अधिकार जो थे वो भारत की सरकार को दिया गया। और इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार भारत में थी, औपनिवेशिक सरकार जो थी, वो किसी को भी पकड़कर गिरफ्तार कर सकती थी, जेल में रख सकती थी, और जिसको भी वो बंदी बनाती थी वो जितने समय तक रख सकती थी, उसके लिए उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना उनकी न्यायालय की अनुमति की कोई आवश्यकता थी। अब ये वो समय था जिस समय महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से आकर भारतीय राजनीति के पटल पर पहली बार प्रकट होते हैं। और 20 फरवरी 1919 को महात्मा गांधी जो है वो वायसराय को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो अपनी आगे की रणनीति के बारे में उन्हें सूचित करते हैं। 24 मार्च 1919 को गांधी जी फिर इस सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ करते हैं और जनता से कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ों का विरोध उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का विरोध किया था। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का विरोध करता है, इस प्रकार से हमें ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है। अमृतसर से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ये दो नेता जो थे, ये इस आंदोलन को जिसकी परिणति अंत में जलियांवाला बाग हत्याकांड से होती है, इसको प्रारंभ देते हैं। और इसका प्रारंभ होता है जो प्रारंभ में एक नीति आती है ब्रिटिश नीति आती है, जिसमें जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसके प्लेटफॉर्म टिकट्स जो थे, जो वो भारतीयों को बेचने से मना कर दिया जाता है। तो उसके विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ होता है। ये आंदोलन अच्छा सफल होता है और यहाँ से ये अमृतसर में जो ब्रिटिश विरोधी जो आंदोलन की नींव यहाँ से पड़ती है। गांधी जी जो है वो एक आम हड़ताल की घोषणा करते हैं, जिसकी तारीख तय होती है 30 मार्च 1919। परंतु फिर अचानक उन्हें लगता है कि समय काफ़ी कम है इस हड़ताल की तैयारी के लिए, तो वो उस हड़ताल को वापस लेकर उसकी तारीख जो है वो उसे स्थगित कर देते हैं 6 अप्रैल तक के लिए। परंतु ये सूचना जो है ये अमृतसर तक नहीं पहुंचती और अमृतसर में एक इंडिपेंडेंट, कांग्रेस से स्वतंत्र एक आंदोलन होता है, एक जुलूस निकलता है, एक हड़ताल होती है, जो कि होती है 29 मार्च को 4:30 बजे। और ये एक मीटिंग होती है जिसमें ये तय किया जाता है कि अगले दिन हड़ताल होगी, जैसे कि प्रारंभिक योजना रहती है। और इस मीटिंग के ऊपर की अध्यक्षता जो थी वो श्री गिरधारी लाल नाम के एक नेता थे, जो इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। इस सभा में नूर हसन अर्शी, फैज़, अब्दुल वाहिद अपनी नज़में पढ़ते हैं। पंजाबी की कविता जो है, एक कवि है पंजाबी कवि महाशय रतन चंद रत्तो, वो एक पंजाबी कविता कहते हैं जिसकी बड़ी तारीफ होती है। और इसके बाद पंडित कोटूमल जो हैं वो वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में वो ईश्वर से क्षमा मांगते हैं कि हमने अंग्रेज़ों के हाथ में अपनी स्वाधीनता सौंप दी। उधर 30 तारीख को दिल्ली में भी हड़ताल होती है। दिल्ली में एक बड़ा नाटकीय प्रकरण होता है। लगभग 4:30 बजे दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद एक बड़ी सभा को संबोधित करते हैं और वहाँ पर पुलिस आती है, जो ब्रिटिश पुलिस आती है। तो स्वामी श्रद्धानंद उस पुलिस को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप मशीन गन ले आइए यदि आप चाहते हैं तो, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमिश्नर वहाँ आते हैं और उनके साथ जो एक गोरखा रेजिमेंट की कैवलरी वहाँ पर होती है। तो जब पुलिस पेलेट गन से फायरिंग शुरू करती है, उस वक्त स्वामी जी जो है वो सबको, भीड़ को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते हैं और अपनी छाती पुलिस के सामने खोलकर कहते हैं कि उनके ऊपर गोली चलाए। और इस वक्त जो है एक अफसर आता है और वो ब्रिटिश अफसर जो है वो पुलिस को और जो सैनिक टुकड़ी जो थी उसको वापस होने के लिए कहते हैं। ये विवरण जो है ये डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी में बड़े विस्तार से लिखा गया है और ये बड़ा रुचिकर प्रसंग था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बताऊं।
और ये ये भी आवश्यक है जानना कि ये स्वामी श्रद्धानंद जो थे ये आर्य समाजी थे और जो घर वापसी के काफ़ी कार्यक्रमों के लिए जाने जाते थे, और बाद में इनकी एक फेनेटिक ने बड़ी निर्मम हत्या की थी, और वो एक अलग प्रसंग है। परंतु जो बार बार एक बात निकलती है कि स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में किसका क्या रोल था या किसकी क्या भूमिका थी, इसलिए और ये सारे प्रसंग जो हैं अक्सर दबा दिए जाते हैं, इसलिए इन विषयों पर आपको जानना आवश्यक है। दिल्ली की जो घटना होती है इसका प्रभाव पंजाब पर बहुत पड़ता है, और पंजाब पर जो प्रभाव पड़ता है, पंजाब में सभाएं होने लगती हैं, पंजाब में जुलूस निकलने लगते हैं, आंदोलन होने लगते हैं, और जो जलियांवाला का जो एक जो अंततः जो कांड हुआ था उससे पहले 2 अप्रैल को 5 बजे शाम को स्वामी सत्यदेव वहाँ पर एक भाषण देते हैं, और करीब 7,000 लोगों की भीड़ जो जमा होती है जलियांवाला बाग में उस वक्त। अब हम आते हैं 6 अप्रैल को। ये वो दिन था जो आपको जैसे ध्यान होगा, मैंने बताया कि महात्मा गांधी ने जो पहले हड़ताल का दिन रखा था 30 मार्च का, जो कि बाद में उसको स्थगित करके 6 अप्रैल कर दिया गया था। परंतु जैसा मैंने कहा, ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, और इस आंदोलन में जनता के अंदर इतना क्षोभ था, इतना दुख था और इतना आक्रोश था कि वो अपनी बिना पर एक आंदोलन अपने आप खड़ा हो जाता था। तो ये एक हड़ताल पहले 30 तारीख को हो गई, जो कि दरअसल महात्मा गांधी ने स्थगित कर दी थी, परंतु वो पंजाब में भी हुई, और वो हड़ताल जो थी वो दिल्ली में भी हुई स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। अब 6 तारीख का जो दिन तय किया था, अब वो दिन आता है जिस दिन वाकई में ये हड़ताल जो है कांग्रेस के द्वारा तय किया गया था। अब ये जो एक जुलूस शुरू होता है सुबह 8 बजे, और इस जुलूस में होते हैं चौधरी बग्गा जो थे कटरा जयमल सिंह से, महाशय रतन चंद थे, और राम गोपाल। ये 3 जो थे इस जुलूस को आगे ले जाने का काम करते हैं। ये जुलूस पहुंचता है एचिंसन पार्क, जहाँ पर एक क्रिकेट मैच चल रहा था हिंदू स्पोर्ट्स क्लब और मोहम्मदन क्लब के बीच में, तो मैमडॉट क्लब के बीच में, और यहाँ पे काफ़ी दर्शक रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, तो जो आंदोलनकारी रहते हैं उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं, और वो लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, और इस तरह अब भीड़ बढ़ती जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते ये मेन मार्केट पहुँचते हैं। 2:30 बजे के करीब ये जो जुलूस था ये चर्च के बाहर पहुँचता है रामबाग गेट पर। अब आज की जो सभा होती है जो 6 अप्रैल की, इस सभा में होते हैं 50,000 लोग, और यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। जो प्रस्ताव लाला नारायण दास खन्ना जो है वो एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसको महाशय रतन चंद जो है उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर 3 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहला जो था वो ये किंग जो है ब्रिटिश सम्राट से जो प्रार्थना का एक प्रस्ताव था कि रॉलेट एक्ट को वापस लिया जाए। दूसरा प्रस्ताव जो था वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ के पंजाब के, उनका जो आदेश था जिसमें डॉक्टर कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल पर प्रतिबंध लगाए थे, उन प्रतिबंधों को उठाने का एक अनुरोध था। और तीसरा जो था वो सत्याग्रह आंदोलन के समर्थन में एक प्रस्ताव था। ये 3 प्रस्ताव वहाँ पर पारित किए जाते हैं। लॉर्ड इरविंग जो है, जो उस वक्त लॉर्ड इरविंग नहीं थे, उस वक्त वो डिप्टी कमिश्नर थे अमृतसर के। वो एक 8 अप्रैल 1919 को एक पत्र लिखते हैं ओडॉयर को। उस पत्र में वो कहते हैं कि 6 अप्रैल की जो घटना है उसका संज्ञान लेते हुए कहते हैं कि ये तो शांतिपूर्वक निकल गया, परंतु जो ब्रिटिश सरकार है उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उस पर एक उनके पत्र में एक पंक्ति है जहाँ वो लिखते हैं, वी आर एट द बॉटम ऑफ दिस आई कैन नॉट से, और वो कहते हैं द कांग्रेस पार्टी आर ऑन द आउटर सर्कल। तो कहते हैं कि इसके चारों ओर कांग्रेस है, परंतु ये जो इसके कोर में जो है वो कांग्रेस नहीं है। ये एक
स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, जिसके बारे में ब्रिटिश भी कहते हैं। अब 9 अप्रैल को होती है रामनवमी। अब रामनवमी अमृतसर में ऐसा पहली बार ब्रिटिश सरकार वहाँ पर इसका संज्ञान लेती है कि पहली बार ऐसा होता है कि रामनवमी का जो जुलूस निकलता है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिलकर इस जुलूस को निकालते हैं, और ये ब्रिटिश सरकार को बहुत हद तक सशंकित कर देता है। अब इस समय गांधी जी जो पंजाब की ओर आ रहे थे, पलवल स्टेशन पर उन्हें रोक लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार करके वापस मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया जाता है। अब गांधी जी की गिरफ्तारी का क्या परिणाम होगा और जनता उसे किस प्रकार से लेती है, इस तरह की शंकाओं के मध्य डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को डिप्टी कमिश्नर के आवास पर बुलाया जाता है और 10 अप्रैल को सुबह सुबह इन्हें धर्मशाला के लिए रवाना कर दिया जाता है। दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी की खबर अमृतसर में फैल जाती है, भीड़ जमा होती है, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकलता है, दुकानें बंद हो जाती हैं लगभग 11:30 बजे के करीब, और 1 बजे के आसपास जो भीड़ है वो शहर से गुजरती हुई हाल ब्रिज पर पहुंचती है। ये एक जगह है जहाँ पर पुलिस के साथ भीड़ की झड़प होती है, और दरअसल होता यह है कि पुलिस अचानक 2 जो पुलिस के सिपाही थे वो उतरते हैं और वो पुलिस पर भीड़ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। परिणाम होता है कि लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसको देखकर जनता भड़क जाती है। अब जो स्थिति बनती है ये कुछ काफ़ी हद तक चौरी चौरा जैसी ही स्थिति बन जाती है। पुलिस के साथ एक बार और झड़प होती है जिसमें काफ़ी और रीइंफोर्समेंट आती है। असिस्टेंट कमिश्नर इरविंग आ जाते हैं, उनके साथ और पुलिस फोर्स आती है, फायरिंग होती है जिसमें करीब 20 लोग मर जाते हैं। अब इस सारी हिंसा का परिणाम ये होता है कि जो जालियांवाला बाग का जो खलनायक था जनरल डायर को 125 ब्रिटिश और 310 भारतीय जो सैनिक थे उनकी फोर्स के साथ 12 अप्रैल को बुलाया जाता है, और 12 अप्रैल को लगभग 10 बजे वो उनकी जो टुकड़ी है वो शहर में एक फ्लैग मार्च करती है। 13 अप्रैल को फिर से एक फ्लैग मार्च किया जाता है ब्रिटिश टुकड़ी के द्वारा, ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा। सबसे आगे सिटी इंस्पेक्टर अशरफ खान, उनके पीछे सब इंस्पेक्टर उबैदुल्ला, और उसके पीछे मलिक फ़तेह खान जो नायब तहसीलदार थे, और उनके पीछे जो ब्रिटिश टुकड़ी रहती है, और उसके पीछे जनरल डायर और इरविंग। इस फ्लैग मार्च के अंत में घोषणा की जाती है कि कोई भी सभा का प्रयास किया जाएगा तो उसको गोली से छितर बितर कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट वहाँ से की जाती है, और इस तरह ये जो प्रोसेशन था अलग अलग गलियों और रास्तों से गुजरता हुआ करीब 19 जगह पे ये रुक के ये घोषणा की जाती है। अब ये पुलिस की जो टुकड़ी जो है सरकारी, ब्रिटिश सरकार की जो टुकड़ी है, इसके लौटते ही कुछ लड़के जो हैं वो किरोसिन के कनस्तर लेकर निकलते हैं और उसको बजाते हुए पूरे शहर में घूमते हैं और एक मुनादी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 4:30 बजे जलियांवाला बाग पर सब लोग जमा हों, जहाँ पर लाला कन्हैया लाल जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता है शहर के, करीब 75 वर्ष के, वो आएंगे और वो सबको संबोधित करेंगे। 2 बजे से 13 अप्रैल 1919 को 2 बजे से जनता वहाँ जलियांवाला बाग में जमा होनी शुरू हो जाती है। 4 बजे करीब ये सूचना जो है जनरल डायर के पास पहुंचती है, जो मिस्टर रेहिल वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो जनरल डायर को इस विषय में सूचित करते हैं। अब लगभग 4:30 बजे गोलियां चलनी शुरू होती हैं, और वो जो बाग था पंडित जल्ला का, ये बाग था जो चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ था और वहाँ पहुँचने का एक ही मार्ग था। उस मार्ग पे जनरल डायर और उनकी टुकड़ी खड़ी होती है और 10 से 15 मिनट फायरिंग होती है। 1650 राउंड फायर किए जाते हैं।
और फायरिंग तभी बंद होती है जब उनकी गोलियां और असला समाप्त हो जाता है। 5:30 बजे इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात करीब 2000 लोगों को मृत या आधी मृत अवस्था में छोड़कर जनरल डायर वापस चला जाता है। और ऐसा भय का वातावरण रहता है कि कोई डॉक्टर या कोई मदद उस मैदान में जाने का साहस नहीं करते, और जो लोग मरे नहीं थे वो धीरे धीरे मरते जाते हैं। बाद में हंटर कमीशन से के सामने जब जनरल डायर की पेशी होती है तो बड़ी निर्लज्जता से कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपने वहाँ जाते से ही फायरिंग शुरू कर दी थी, वो कहते हैं हाँ, मैंने 30 सेकंड भी नहीं लगा और पहुँचते के साथ मैंने फायरिंग शुरू कर दी। जब उनसे पूछा जाता है कि यदि मशीन गन उपलब्ध होती तो क्या आप मशीन गन चलाते, तो कहते हैं हाँ, मैं सबसे पहले मशीन गन ही चलाता, परंतु आर्मर्ड जो व्हीकल होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं मशीन गन अंदर नहीं ले जा पाया, इसलिए मशीन गन से गोली नहीं चली, अन्यथा वहाँ पर जो मृतकों की संख्या और भी अधिक हो सकती थी। तो ये सारा घटनाक्रम था इस जो दुखद घटना थी जलियांवाला बाग की। और ये एक तरह से अगर आप देखें तो ये एक आम जनता का आंदोलन था, ये एक राजनीतिक आंदोलन कम था, एक जनता के क्षोभ, जनता के क्रोध, जनता के आक्रोश का आंदोलन था। अब इस घटनाक्रम को समझने के बाद अब हम देखें, अगर इसमें 2 लोगों को जो है मृत्युदंड दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक तो ये हुआ कि जो ब्रिटिश मीडिया जो है, और उसने बहुत बड़े विचित्र तरीके से इस पूरी घटना को, इस दुर्घटना को कवर किया था। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो इंग्लैंड में जो, यूरोप में जो इस घटना का पहला जिक्र आता है वो आता है नवंबर 1919 में। तो करीब 6-8 महीने के बाद यूरोप में लोगों को इस घटना के विषय में जानकारी होती है। और भारत के जो प्रमुख अखबार थे, प्रमुख समाचार पत्र थे, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया ने काफ़ी हद तक इसमें सरकार के पक्ष की भूमिका ली थी, जिसमें उन्होंने जो पुलिस थी और जो सेना थी उनकी बड़ी प्रशंसा की थी कि उन्होंने बड़े अच्छे से इस परिस्थिति को नियंत्रण में लिया। और ये समाचार भी जो कहते हैं पहले पन्ने का समाचार नहीं था, ये समाचार कहीं 4-5वें पन्ने में एक छोटी सी खबर थी। और इसमें 2 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, चौधरी बग्गामल और महाशय रतनचंद। ये चौधरी बग्गामल और महाशय रतनचंद जो थे वो अमृतसर के काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इनके अखाड़े चलते थे और ये आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इनका नाम आप सुनेंगे नहीं क्योंकि वर्तमान नैरेटिव में ये फिट नहीं होता है, और खासकर जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनको ये नाम पसंद नहीं आएंगे। पर जो इन्होंने ही डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को प्रेरित किया था या उनसे अनुरोध किया था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो अमृतसर में किया जाए। ये जो दोनों नेता थे, इनको पहले तो जो है मृत्युदंड दिया गया, और जुलाई 1919 में फूल कौर जो थी वो चौधरी बग्गामल की जो पत्नी थी और उनके भाई श्री परमानंद, वो इलाहाबाद गए और पंडित मोतीलाल नेहरू से मिले और उनकी मदद उन्होंने मांगी। मोतीलाल नेहरू ने एक टेलीग्राम भेजा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को ताकि ये जो डेथ सेंटेंस है, ये मृत्युदंड जो है, इस पे रोक लगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने पहले तो इससे कोई मना कर दिया कि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। कुछ और संवाद उनके बीच चला। 1920 में इस जो ये प्रक्रिया चली पंडित मोतीलाल नेहरू और चेम्सफोर्ड के बीच में, इस प्रक्रिया को फाइनली ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो अप्रैल 1920 में इस घटना के पूरी तरह एक साल के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस मामले को उठाया और
उसके बाद जो है जो ब्रिटिश वायसराय थे उनको इस मृत्युदंड को जो है उम्र कैद में बदलना पड़ा। दोनों नेताओं को चौधरी बग्गामल और महाशय रतनचंद दोनों को अंडमान भेजा गया। और अब ये भी बड़ी विडंबना है कि आज कुछ कांग्रेस के समर्थक ये भी कहते हैं कि अंडमान उनको भेजा, सावरकर को इसलिए भेजा गया और नेहरू को इतनी अच्छी सुविधाएं क्लासे राजनीतिक बंदी के रूप में प्राप्त इसलिए होती थी क्योंकि नेहरू एक राजनीतिक कैदी थे और सावरकर जो एक अपराधी थे। तो उनके मानदंड के अनुसार तो चौधरी बग्गामल और महाशय रतनचंद भी अपराधी हुए, क्योंकि इन दोनों को भी अंडमान भेजा गया और 17 वर्ष तक ये जेल में रहे और 1936 में 1920 से लेके 1936 में जाकर ये रिहा हुए। अब इस सारी जो हमने वार्ता की, इस वार्ता का अर्थ ये है कि हमें ये समझना होगा कि जो स्वतंत्रता का आंदोलन जो था, स्वतंत्रता का जो संग्राम था, जिसके वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और आज हम लोकतंत्र का लाभ लेते हैं, हमें ये समझना होगा कि ये किसी एक परिवार, एक विचारधारा या एक संघर्ष की धारा का परिणाम नहीं है। ये भिन्न भिन्न धाराओं से, भिन्न भिन्न विचारधाराओं से, भिन्न भिन्न स्रोतों से, भिन्न भिन्न राजनीतिक सोचों से ये आंदोलन चला और इसी प्रकार के छोटे छोटे और बड़े आंदोलन होते रहे, जिनका परिणाम ये रहा कि हुआ कि आज हम स्वतंत्र हुए। और ये उन लाखों हुतात्माओं के साथ एक अन्याय है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इस राष्ट्र के लिए, कि आज हम ये कहें कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति के आधार पर संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था और हम सारा जो श्रेय है उन 2 या 3 व्यक्तियों को दे दें, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात की राजनीति में वे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर उभरे और उनके हाथ में सत्ता के तमाम लीवर जो थे वो उनके हाथ में थे। धन्यवाद।